हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वेदू औरा की स्मार्ट दुनिया में और मैं सूरज कुमार आपका स्वागत करता हूं वेदू औरा की ऐप पे। तो फ्रेंड्स दोस्तों, पिछली क्लास में मैंने वचन और लिंग से रिलेटेड कुछ बातें बताई थी संस्कृत में, जिसमें मैंने वचन में बताया था कि आपका एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होता है। पुरुष में मैंने बताया था कि 3 पुरुष होते हैं आपके, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष जिसके बारे में कुछ बोला जाता है, मध्यम पुरुष सुनने वाला और उत्तम पुरुष बोलने वाला। आज उससे मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। ऐसा आपको लग रहा था ना पिछले क्लास में मैं हिंदी बता रहा था, नहीं, वो संस्कृत की बेसिक्स बातें थी, जहां से संस्कृत पढ़ना या समझना आप क्या करोगे, स्टार्ट करोगे, आरंभ करोगे। आज मैं थोड़ी सी आगे बढ़ता हूं। तो मैंने फर्स्ट आपको यह बताया था कि प्रथम पुरुष। एक बात समझो कि जब मैं प्रथम पुरुष की बात करता हूं तो मेरे मन में ये ख्याल आता है, वो ये ख्याल आता है कि प्रथम पुरुष किसे कहते हैं, जिसके बारे में कुछ बोला जाता है, मतलब जो यहां पे मौजूद नहीं है। अब मैं इसी में प्रथम पुरुष को क्या करता हूं, जैसे उसको मैंने क्या बताया था इसमें कि आपका पहली बात वचन होता है, यहां पे मैं वचन कर देता हूं कि यहां पे आपका क्या होगा, वचन से रिलेटेड सारी चीजें होंगी। यहां पर आपका क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। देखो, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग के बारे में तो पता ही होगा। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। एक बात समझो, नपुंसक लिंग, एक चीज समझो फ्रेंड्स कि जैसे वचन की जब मैं बात कर रहा हूं तो वचन में आपका एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। लिंग की मैं बात करूंगा तो पुल्लिंग मतलब पुरुष जाति का ज्ञान देने वाला, स्त्रीलिंग मतलब स्त्री जाति का ज्ञान देने वाला, और नपुंसक लिंग मतलब क्या हो जाएगा, जैसे आपका जो ना तो स्त्री हो ना पुरुष हो, मतलब क्या, चेयर हो गया, कुर्सी, किताब, या आपका पेन, कलम, ये सारी चीजें। एक बात समझो, जब मैं वचन की बात करूंगा तो पहले आप एक वचन में आते हो ना जी। एक वचन में आप क्या करोगे, वाह लिखते हो। वाह, वाह जब लिखोगे आप तो वाह का जो पुल्लिंग मीनिंग होता है संस्कृत में, अब मैं क्या कर रहा हूं, संस्कृत का मीनिंग आपको बता रहा हूं, ठीक है, कि वाह, जैसे मैं कभी कभी आप इंग्लिश में लिखते हो ना कि वाह पढ़ता है, तो क्या लिखते हो आप इंग्लिश में उसको, इंग्लिश में आप उसको क्या लिखोगे, ही रीड्स, वह पढ़ता है। उसी तरह से संस्कृत में जैसे आपको यह पता है कि इंग्लिश में वाह का ही होता है, उसी तरह से वाह का जो पुल्लिंग में प्रथम पुरुष में होता है वो होता है सह। क्या होता है, क्या होता है, सह। ये बात समझ में आई। वह का पुल्लिंग सह होता है, स्त्रीलिंग आपका सा होता है, सा, और आपका नपुंसक लिंग क्या हो जाता है, तत्। क्या होता है, तत्। मतलब क्या कि वचन में जब वाह मतलब क्या, एक वचन वाला, एक वचन मतलब वाह का पुल्लिंग में जब बोलेंगे तो सह होगा, स्त्रीलिंग बोलेंगे सा होगा, और नपुंसक लिंग बोलेंगे तब तत् होता है। दूसरी चीज, यदि द्विवचन में क्या हो जाएगा आपका, वचन तो 3 होते हैं ना, एक आपका एक वचन मतलब वह, द्विवचन मतलब क्या, वे दोनों, वे दोनों, और वे दोनों सिर्फ एक जाति के लिए नहीं, आपका पुल्लिंग के लिए भी हो सकता है, स्त्रीलिंग के लिए भी हो सकता है, और नपुंसक लिंग के लिए भी हो सकता है। तो पुल्लिंग के लिए जब मैं बोलूंगा वे दोनों का, तब क्या हो जाता है, सा, सॉरी ये सह तो, क्या होता है, तो। जब स्त्रीलिंग में मैं बोलूंगा वे दोनों का, तब ते, क्या, ते हो जाता है। और जब नपुंसक लिंग में बोलूंगा आपका वे दोनों का मीनिंग तब भी क्या होता है, ते ही रहता है। बात समझ में आई, चेंजिंग नहीं होता है उसमें। तो वे दोनों का पुल्लिंग तो, स्त्रीलिंग में ते, और नपुंसक लिंग में भी ते। उसके बाद आता है वे सब। क्या आता है, वे सब। वे सब मतलब क्या, बहुवचन, 2 से ज्यादा मतलब क्या, बहुवचन वाला। तो इसकी जब मैं बात करूंगा तो इसका भी क्या होता है, आपका संस्कृत मीनिंग ते ही होता है, ते ही होता है। उसके बाद जब स्त्रीलिंग में आएंगे तब बहुवचन क्या हो जाता है आपका, ताह हो जाता है प्रथम पुरुष में। और जब नपुंसक लिंग में आऊंगा तब ये क्या हो जाएगा, तानी हो जाता है। इतनी बातें समझ में आई कि जब इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो कि जब आपका पुल्लिंग रहेगा तब आपका वह, वे दोनों, वे सब का क्या हो जाएगा, सह, तो और ते। जब स्त्रीलिंग रहेगा तब सा, ते, ता। जब नपुंसकलिंग रहेगा तब तत्, ते, तानी।
तो देखो इतनी बात, जैसे इंग्लिश में आप वह का क्या बोलते हो, वह का ही बोलते हो, वे लोग यानी कि वे सब का दे बोलते हो, उसी तरह से संस्कृत में भी इसकी कुछ बेसिक्स मीनिंग्स होती है जो कि टेंस से रिलेटेड है, वही आपको जानना है कि वह, वे दोनों, वे सब, ये सारा। ये आपका सिर्फ प्रथम पुरुष की मैंने बात किया, ठीक है। इसी तरह से मैं बात करूं आपसे मध्यम पुरुष की। दूसरा कौन सा? मध्यम पुरुष। एक बात मानो क्या, समझो कि जब मध्यम पुरुष की बात करेंगे तब आपका लिंग मतलब कि ना तो वो पुल्लिंग ना स्त्रीलिंग, दोनों में सेम चीज ही रहता है। वो वहां पे किसी भी तरह का बदलाव देखने को आपको उसमें नहीं मिलेगा। सिर्फ बदलाव होता है तो प्रथम पुरुष में ही होता है, अदरवाइज आपका मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में सेम, जैसे आपका पुल्लिंग का होता है वैसे ही आपका स्त्रीलिंग का भी मीनिंग होता है। तो मैं वही बता रहा हूं कि जब मध्यम पुरुष की मैं बात करूंगा तो आप सिंपल सा क्या करना कि पुल्लिंग रहेगा या स्त्रीलिंग रहेगा, दोनों का जो मीनिंग है वो क्या रहेगा, सेम ही रहने वाला है। और यहां पे मैं शब्द लिख देता हूं, वचन, सॉरी, यहां पे मैं क्या कर दिया, वचन लिख देता हूं, ठीक है। तो देखते जाना, जब मैं बात करूं सबसे पहले एक वचन में तुम क्या बोलोगे, तुम। द्विवचन में क्या बोलोगे, तुम दोनों। बहुवचन में क्या बोलोगे, तुम सब। तो जब तुम की मैं बोलूंगा कि तुम का मीनिंग क्या होगा, बताओ कि तुम, तो तुम का जो मीनिंग होगा वो क्या हो जाता है तुम्हारा, त्वम हो जाता है। क्या हो जाता है, त्वम। त्वम को आप दो तरीके से लिख सकते हो, एक आप हलंत दे दो माँ में, उसके बाद नहीं होता है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो त्वम को, दोनों का दोनों आपका सही है कि ता में वा पे ऊपर बिंदु दे दो, वो भी आपका त्वम ही कहलाता है। तो जब मध्यम पुरुष मतलब सुनने वाला में सबसे वचन में आऊंगा तो आपका पहला आता है तुम मतलब त्वम दोनों तरह से लिख सकते हो। उसके बाद आपका आएगा क्या, तुम दोनों, एक मिनट, तुम दोनों की जब मैं बात करूं द्विवचन की, मध्यम पुरुष द्विवचन, तो क्या हो जाता है, देखो वो हो जाता है आपका युवाम। क्या हो जाता है, युवाम। आप दो तरीके से लिख सकते हो, या तो ऐसे नहीं तो ऐसे। बात समझ में आई कि जब आप एक वचन की बात करोगे तो तुम दोनों यानी द्विवचन, यानी क्या हो जाएगा वो युवाम, और तुम सब की जब मैं बात करूंगा तो ये हो जाएगा आपका यूयम। और यूयम का जो मीनिंग होता है संस्कृत का वो क्या हो जाता है, ऐसे भी आप उसको लिख सकते हो, यूयम बिंदु भी दे दो, नहीं तो मां हलंत भी दे दो, दोनों का दोनों आपका सही हो जाएगा। मतलब मध्यम पुरुष में आपका यदि तुम रहेगा तो त्वम हो जाता है, तुम दोनों रहेगा तो युवाम हो जाएगा, तुम सब रहेगा तो यूयम हो जाएगा। ये आपका मध्यम पुरुष हो गया। तो प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष में जो भी जितने भी आपके शब्द होते हैं, वह, वे दोनों, वे सब, पुल्लिंग में अलग, स्त्रीलिंग में अलग, नपुंसकलिंग में अलग। फिर आपका मध्यम पुरुष में क्या होता है कि थोड़ा सा इजी हो जाता है, क्योंकि इसका पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों का मीनिंग क्या होता है, दोनों का अर्थ आपका सेम होता है, बराबर होता है, इसलिए मैंने इस तरह से लिखा। एक आपका आता है क्या, तीसरी बात जो आपकी आती है वो ये आती है कि आपका उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष मतलब क्या, वक्ता, बोलने वाला, ठीक है, बोलने वाला, ठीक है। तो देखो जब उत्तम पुरुष की बात करूं तो इसका भी क्या है, एक वचन होगा, ठीक है, और इसका भी पुल्लिंग या स्त्रीलिंग का मीनिंग क्या होता है, सेम होता है, कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है। तो देखो वचन की जब मैं बात करूंगा, सबसे पहले आपका उत्तम पुरुष में एक वचन क्या हम बोलेंगे, मैं बोलेंगे, मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हो, तो आप जो है वो क्या है, आप मध्यम पुरुष है। यहां पर मैं क्या बात कर रहा हूं, उत्तम पुरुष की, तो यहां पर सबसे पहला जो वो क्या होगा,
मैं का जो मीनिंग होता है वो होता है आपका अहम। अहम आप दो तरीके से लिखते हो, एक ऐसे लिखते हो, नहीं तो आप एक ऐसे भी लिख सकते हो। बात समझ में आई? अहम। उसके बाद जब द्विवचन की मैं बात करूंगा तो हम दोनों, और हम दोनों का जो मीनिंग होता है, पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो, दोनों का सेम होता है, वो होता है आपका आवाम। आवाम आप दो तरीके से लिख सकते हो, या तो ऐसे, नहीं तो ऐसे। बात समझ में आ रही है? इस तरह से आप लिखते हो। उसके बाद आता है आपका हम सब। हम सब या हम लोग, कुछ भी बोलो, हम सब भी बोल सकते हो या हम लोग भी बोल सकते हो। दोनों का दोनों मीनिंग आपका क्या रहेगा? सही ही रहता है। मतलब आपका ये क्या हो जाएगा? वयम, और नहीं तो फिर ये क्या हो जाएगा? बिंदु दे दोगे तब भी ये क्या रहेगा? वही चीज कहलाता है। तो ओवरऑल अभी तक आपने ये सीखा कि किसका किसका मीनिंग क्या होता है। जब आप पुरुष में जानते हो तो प्रथम पुरुष में आपका, देखो फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, देखो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, कि जब आपका प्रथम पुरुष रहेगा तो वह का पुल्लिंग सा हो जाता है, स्त्रीलिंग सा रहेगा और नपुंसकलिंग तत् रहता है। जब वे दोनों की मैं बात करूंगा तो पुल्लिंग आपका तो होता है, स्त्रीलिंग ते होता है, और नपुंसकलिंग भी एज इट इज सेम आपका ते ही रहेगा। जब आपका वे सब की मैं बात करूंगा तो पुल्लिंग आपका ते रहेगा, स्त्रीलिंग भी आपका ता हो जाता है, और नपुंसकलिंग आपका तानी होगा। उसके बाद मध्यम पुरुष की मैं बात करूं तो आपका तुम का त्वम या त्वम दोनों सेम चीजें लिखा हुआ, बस एक जगह मैंने क्या कर दिया? अनुस्वार दे दिए हैं, और एक जगह पे क्या है? मां हलंत है वो। तो पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो, सेम वही मीनिंग होता है, सेम वही अर्थ होता है जो पहले होता था। तो तुम दोनों का युवाम या युवाम दोनों सेम लिखा हुआ है, बराबर लिखा हुआ है। तुम सब यूयम, ठीक है। उसके बाद उत्तम पुरुष की मैं बात करूं तो मैं का अहम होता है, हम दोनों का आवाम होता है, हम सब का वयम होता है। बात समझ में आ रही है? मतलब प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का आपने जो भी मीनिंग्स बन सकता था आपसे, उसका हमने अर्थ जान लिया है। उसके बाद जैसे आपको देखो ट्रांसलेशन बनाना है, आपको क्या करना है? ट्रांसलेशन बनाना है, अनुवाद करना है संस्कृत में। मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ बाबू, कि एक आपका क्वेश्चन है, हम दोनों किताब पढ़ रहे हैं। हम दोनों किताब पढ़ते हैं या पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं, पढ़ते हैं। तो एक बात समझो, हम दोनों का मैंने अभी मीनिंग क्या बताया था? हम दोनों का मीनिंग मैंने क्या बताया? आवाम। और अभी मैं जस्ट कुछ वर्ड्स बताऊंगा जिसका मीनिंग आपको जानना संस्कृत में जरूरी होता है। किताब क्या है आपका? बताओ तो, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है या नपुंसक लिंग है? तो आप बोलोगे सर कि किताब आपका नपुंसक लिंग है संस्कृत के अनुसार। तो आप जैसे ही नपुंसक लिंग बोलोगे तो नपुंसक लिंग का क्या होता है रूल, नियम, कि नपुंसक लिंग अपने साथ हमेशा एक वचन में क्या लेता है? मां हलंत लेता है। मां हलंत जब आपका पुल्लिंग रहता है तो आपका दो विसर्ग का साइन देता है, विसर्ग का आप सिंबल देते हो। जब आप स्त्रीलिंग में रहते हैं तो जो रहता है लिखा हुआ वैसे ही लिख देते हो, और जब नपुंसक लिंग में आप आते हो तो मां हलंत देते हो। मैं एक नोट में करके उसको लिख दूंगा, ठीक है। आवाम पुस्तकम, आवाम पुस्तकम, पुस्तकम। और मैंने अभी नहीं बताया है लकार। लकार जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अभी मैं सिर्फ पढ़ना का क्या होता है? पठ होता है। क्या होता है? पठ। और पठ के साथ अभी मैं जस्ट आगे बताऊंगा कि पठावह हो जाता है, वो लास्ट में आवाह लग जाता है। जैसे आप जब काल पढ़ते हो, टेंस पढ़ते हो, तो आपको पता होता है कि आपका यदि ही रहेगा, सी रहेगा, इट रहेगा, तो उसके साथ क्या होगा? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में आपका V1 के बाद एस या ईएस लगाते हैं। आपका V4 रहेगा तो ING लगाते हैं। उसी तरह से यहाँ पे आपका ये जो आवाह लिखा हुआ है ना, वो भी आपका एक प्रीफिक्स का काम कर रहा है, प्रत्यय रूप का काम कर रहा है, जो कि आप किसी भी क्रिया के साथ क्या करते हो? उसको जोड़ते हो। जैसे मैं और भी चीज लेता हूं, जैसे मैं बोलूंगा क्या
कि वृक्ष से, अभी इतना नहीं चलना, अब मैं ऐसे देखता हूं कि तुम सब घर जा रहे हो, तुम सब घर जा रहे हो। सिंपल सी बात है कि तुम सब घर जा रहे हो मतलब क्या, यही मीनिंग होगा ना कि तुम सब का हम अभी मीनिंग बताए थे, क्या होता है, यूयम होता है। क्या होता है, यूयम। यूयम के साथ मैंने बताया घर, घर क्या है आपका, नपुंसक लिंग है ना, तो नपुंसक लिंग में क्या बताया था अभी मैंने कि गृहम, मतलब मां हलंत हो जाएगा ये। और जाना का होता है गच्छ, वो मैं बता दूंगा कि कुछ क्रियाएं ऐसी होती है, जैसे जाना का गो होता है इंग्लिश में, सोना का स्लीप होता है, उसी तरह से इसमें कुछ कुछ ऐसी मीनिंग्स होती है गच्छ। और मैं अभी बताऊंगा कि तुम सब यदि रहेगा, यूएम रहेगा, तो उसके साथ लास्ट में हम थ लिख देते हैं, यानी कि यूयम गृहम गच्छथ, ये आपका हो जाता है संस्कृत अनुवाद। थोड़ी सी बात यहां पे ये समझानी है एक नोट में करके। नोट क्या है आपका, समझो बात को। नोट में मैं ये समझाना चाहूंगा कि जब पुल्लिंग, जब एक वचन पुल्लिंग हो, जब एक वचन क्या हो, पुल्लिंग हो, तब हम सामान्यतः प्रत्यय में विसर्ग, विसर्ग ऐसे ही का चिन्ह देते हैं। जब आपका क्या हो, जब एक वचन पुल्लिंग हो, एक वचन पुल्लिंग जैसे घर बोल दिए तो गृहम हो गया ना, नपुंसक लिंग है तब। उसी तरह से जब पुल्लिंग होता है तब हम क्या करते हैं, विसर्ग का सिंबल देते हैं। जब द्विवचन, ऐसे नहीं, द्विवचन नहीं, आपका एक वचन स्त्रीलिंग हो, एक वचन स्त्रीलिंग हो, तब हम सामान्यतः वैसे ही उस शब्द को लिख देते हैं, उस शब्द को लिख देते हैं। मतलब रहा, मान मैं बताता हूं, लिख देते हैं। जैसे बालिका रहा तो बालिका ही लिख देंगे, लता रहा लता ही लिख देंगे, सीता रहा सीता ही लिख देंगे, किसी लड़की का नाम रहा वही लिख देंगे। मतलब क्या कि जब स्त्रीलिंग होता है तब हम सामान्यतः उसी शब्द को मतलब हू बहू क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। और तीसरी बात देखो कि आपका जब आपका क्या होता है, जब एक वचन नपुंसक लिंग हो, जब एक वचन क्या हो, नपुंसक लिंग हो, तब हम क्या करते हैं, तब हम सामान्यतः प्रत्यय के रूप में, प्रत्यय मतलब क्या, पीछे लगने वाला, ठीक है, पीछे जो लगता है, जैसे हम बोल दिए कि सदाचार है तो चार पीछे में लग रहा है, वो आपका क्या हो जाएगा, प्रत्यय रूप हो जाएगा।
जैसे हम बोल दिए कि आपका कोई भी ऐसा मीनिंग खिलाड़ी बोल दिए, तो इसमें जो आड़ी आ रहा है वो क्या हो जाएगा, आपका प्रत्यय रूप हो जाएगा। तो इसी तरह से बहुत सारे ऐसे मीनिंग होते हैं जिसका प्रत्यय रूप ही हमको देखना था। जब एक वचन नपुंसक लिंग हो तब हम सामान्यतः प्रत्यय के रूप में मां हलंत लगाते हैं। ये बात समझो। जैसे मैं क्या बोलूं, अब समझो। मैं बोल दूं क्या कि एक लड़का, जैसे मैं लिखा, मैंने एक लड़का लिखने का मतलब क्या है कि एक का, अब लड़के की बात करें तो मैंने क्या बताया था कि जब आपका पुल्लिंग हो तब क्या देते हैं, विसर्ग देते हैं, तो एकः। और लड़का क्या होता है, बालकः। एक लड़का मतलब क्या, एकः बालकः। हम बोले क्या, देखो समझो, एक राजा, तब क्या हो जाएगा, एकः। और राजा का क्या होता है, नृपः। ये हो गया। हम जैसे बोले और भी बहुत सारा मीनिंग है। राम मैंने लिखा, राम भी कितने लोगों की बात की जा रही है यहाँ पे। राम मतलब क्या, एक इंसान है कोई, तो इसका भी क्या हो जाएगा, रामः। हम बोले कोई भी एक लड़का, यानी कि जब पुल्लिंग की बात की जाती है तब आप विसर्ग लगाते हो, स्त्रीलिंग की बात की जा रही है तब आप एज इट इज नाम ही लिखते हो। जैसे मैं क्या लिख रहा हूं, जैसे लिखता हूं राधा, तो राधा का मीनिंग आप विसर्ग वगैरह ना हलन दोगे, सीधा आप क्या लिख दोगे, इसका मीनिंग राधा। मैं लिखूंगा लता, मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा है लता। तो लता लिखने का मतलब है कि इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं, एज इट इज यही आपका संस्कृत मीनिंग हो जाता है। मैंने लिखा बालिका, मैंने क्या लिखा, बालिका। देखो मैंने लिखा बालिका, तो बालिका का क्या हो जाएगा, बस वही जो मीनिंग होता है बालिका, मैंने एज इट इज हूबहू मैंने लिखा। मतलब अभी तक मैंने ये समझा कि जब पुल्लिंग होता है, जब पुल्लिंग होगा तब आपका क्या होगा, विसर्ग लग जाता है। जब स्त्रीलिंग होगा तब आपका कोई भी चेंजिंग नहीं आता है। और जब नपुंसक लिंग होगा, जैसे मैं क्या बोल रहा हूं कि एक पत्ता, अब पत्ता क्या है आपका, नपुंसक लिंग है ना, तो मैं इसको लिखूंगा क्या, एकम पत्रम। मैं लिखूं बर्तन, एक बर्तन, या बर्तन ही सिर्फ मैं लिख रहा हूं, तो बर्तन का क्या हो जाएगा, पात्रम। क्या हो जाएगा, पात्र बोलते हैं बर्तन को। तो इसको मैंने क्या लिख दिया, लास्ट में आप मां हलंत लगाओगे। मैं लिख रहा हूं क्या, कुछ भी, जैसे घर लिखा मैंने, घर, तो घर मतलब एक ही घर की बात हो रही है, तो गृहम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गृहम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि जब आपका पुल्लिंग होता है तब विसर्ग लगाते हो, जब स्त्रीलिंग होता है तो आप हूबहू वही चीज को लिख देते हो, और जब नपुंसक लिंग होता है तब आप क्या करते हो, मां हलंत अंत में लगाते हो प्रत्यय के रूप में। बात समझ में आई। इसके बाद फ्रेंड देखो, इसके बाद दोस्तों होता यह है कि आपको पढ़ना होता है इसके बाद आपका लकार। तो अभी मैं जैसे ही लकार के बारे में आप जानना शुरू करोगे, जैसे जैसे आप लकार पे कंट्रोल करोगे, आपका संस्कृत खुद ब खुद बोलेगा कि यार अब तो आसान लगने लगे हो तुम हमें। तो देखो लकार जो होता है आपका, जब मैं लकार की बात करता हूं, लाकार मतलब क्या, ला से शुरू होने वाला कुछ शब्द। जैसे आप टेंस पढ़ते हो ना जी, टेंस आप पढ़े हो इंग्लिश में, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस पढ़े हो ना, उसी तरह से संस्कृत में आपका लकार होता है। मतलब कि क्रियाओं के विभिन्न रूप को बताने वाला आपका लकार कहलाता है। क्या होता है कि क्रियाओं का विभिन्न रूप बताने वाला लकार कहलाता है। लकार देखो, इसको ये बोल सकते हो ना कि आप हिंदी, यदि अभी क्या मैं इंग्लिश में नहीं, आपका संस्कृत नहीं कर रहा हूं, अभी थोड़ा सा यहां पे समझो कि क्रियाओं के समझना आपका पहले जरूरी है। क्रियाओं के विभिन्न रूपों को
बताने वाला, क्रियाओं के विभिन्न रूपों को बताने वाला क्या कहलाता है? लकार कहलाता है। लकार कहलाता है। बात समझ में आ रही है कि क्रियाओं का विभिन्न रूपों को बताने वाला। जैसे हम बोले क्या, एग्जाम्पल समझो। जैसे मैं बोल रहा हूं अहम गच्छामि, अहम गच्छामि। अहम गच्छामि मतलब होता है क्या? मैं जाता हूं। मैं जाता हूं का हो जाता है अहम गच्छामि, जाता हूं। बट यही चीज मैंने इसी चीज को ऐसे लिखा कि अहम आगच्छ। मैंने क्या लिखा? अहम आगच्छ, मतलब मैं जाऊं हो जाता है इसका मीनिंग। सोचो चेंजिंग आया ना। उसी तरह से मैं यदि इसको ऐसे लिखूं कि अहम गच्छेयम, अहम गच्छेयम, अब इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग हो जाता है मुझे जाना चाहिए। मतलब देखो चेंजिंग आपका अहम में नहीं आ रहा है, चेंजिंग आपका कहीं पे आमी लग रहा है लास्ट में प्रत्यय के रूप में, कहीं पे सिर्फ कुछ नहीं लग रहा है, मतलब कि मैं गया। आगच्छ मतलब मैं गया, मैं अगच्छा हो जाएगा ये, मैं गया। अहम गच्छेयम मतलब कि मैं, मुझे जाना चाहिए। तो आपको क्रियाओं के विभिन्न रूपों को बताने वाला क्या कहलाता है? लकार कहलाता है। बात समझ में आई? यदि मैं लकार की बात करूं, लकार आपका कितने होते हैं? तो आप ऐसे लिखोगे कि लकार के 5 रूप होते हैं। लकार के कितने रूप होते हैं? 5 रूप होते हैं। बात को समझना जो मैं बताना जा रहा हूं। बहुत यहां जैसे ही आप पहुंचे, मतलब आप संस्कृत के एक्चुअल जोन में आ चुके हो, एक्चुअल क्षेत्र में आ चुके हो। मतलब संस्कृत के 5 रूप होते हैं। मैं पूछूंगा कौन कौन होगा, सर बताइए जरा। तो सबसे पहला और सबसे मजेदार, जिसके बारे में सबसे ज्यादा वाक्य आपको देखने को मिलेंगे, वो होता है आपका लट लकार। क्या होता है? लट लकार। बात समझ में आ रही है? लट लकार को ही हम हिंदी में क्या बोल देते हैं? वर्तमान काल, और जिसका इंग्लिश आप लोग बोलते हो प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, ठीक है। लट लकार हो गया। दूसरा जो होता है, देखो जो दूसरा होगा वो होता है आपका लोट लकार। लोट लकार, अब लोटने वाला लोट नहीं होता, ये लकार टेंस ही होता है, ठीक है। बट टेंस संस्कृत में पढ़ेंगे तो अलग अलग तरीके से पढ़ना होता है। लोट लकार मतलब होता है क्या? आदेशवाचक। आदेश या अनुज्ञा बोल सकते हो इसको, आदेश या अनुज्ञावाचक। एक बात समझो मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। आदेश मतलब क्या? तुम जाओ, वह आए, मैं वहां जाऊं, तुम दोनों घर जाओ। मतलब कि जब आप ये समझोगे लोट लकार में कि आदेश दिया जा रहा है या आदेश लिया जा रहा है, वहां पर आप लोट लकार लगाते हो। तीसरी चीज, तीसरा जो आपका है वो आपका है लिट लकार। क्या है? लिट लकार। अब लिट लकार की जब मैं बात करूंगा तो यहां पर आपको क्या समझना है लिट लकार में, कि ये जो होता है आपका क्या होता है? भविष्यत काल होता है। क्या होता है? भविष्यत काल होता है। तो पहला कौन? फर्स्ट आपका जो है, प्रथम जो है लट लकार, द्वितीय आपका लोट लकार और तृतीय आपका लिट लकार होता है। लट लकार को ही हम वर्तमान काल हिंदी में बोलते हैं, लोट लकार को ही हम आदेश या अनुज्ञावाचक बोलते हैं, और लिट लकार को ही हम भविष्यत काल यानी फ्यूचर टेंस बोलते हैं। फोर्थ नंबर पे जो आता है, फोर्थ में किसका प्लेस है? देखो तो फोर्थ में जो आपका है वो आपका है लंग लकार। ऐसे देखो, ध्यान से देखना कैसे मैं लिख रहा हूं, लंग लकार। दिखने में बड़ा ही अजीब है लेकिन समझना बहुत ईजी है यार। संस्कृत आप ये समझो कि हिंदी और इंग्लिश जो आप पढ़ते हो उससे भी ज़्यादा ईजी है।
बस फर्क इतना है कि आप उस चीज को कंटिन्यू नहीं पढ़ रहे हो, और जिस भी चीज को आप कंटिन्यू नहीं करोगे, लगातार किसी चीज पे यदि प्रयास नहीं किया जाए तो वो चीज आप तो भूलोगे ही ना। तो बस यही वजह है कि संस्कृत आप लोग पीछे छोड़ चुके हो। यदि आप कंटिन्यू रिवाइज करते, अच्छे से पढ़ाई किए होते, तो संस्कृत भी आपको सारे विषय की तरह ही क्या लगता, आसान लगता। ठीक है, तो आपका लंग लकार मतलब क्या हो जाता है, भूतकाल। भूतकाल आई बात समझ में, भूतकाल। तो मतलब लट लकार, लोट लकार, लिट लकार और लंग लकार। एक जो होता है ना लकार, तो वो होता है लेकिन ला से शुरू नहीं होता है। लाकार मतलब क्या, देखो सब ला से शुरू हो रहा है, ये भी ला से, ये भी ला से, ये भी ला से, लेकिन एक ऐसा है जो कि ला से शुरू नहीं होता है, उसको मैं क्या बोलता हूं, विधिलिंग। विधिलिंग। विधिलिंग मतलब हो गया आपका क्या, विधिलिंग मतलब होता है आपका सलाहवाचक। सलाहवाचक मतलब कि यदि इन पांचों पर आपने कमांड कर लिया, बोलते हैं ना कि जब आप इंग्लिश पढ़ रहे हो तो इंग्लिश में ग्रामर में यदि आपने टेंस पे कमांड कर लिया तो मतलब समझ लो कि आपका इंग्लिश ग्रामर पे 50% या 60% कमांड हो जाता है। उसी तरह से मैं आपको बोलता हूं कि जैसे आपने इन पांचों पे कमांड कर लिया, मतलब आपने संस्कृत पे 50% कमांड कर लिया हुआ है, उसके बाद आप हिंदी करना, संस्कृत का हिंदी करना आप इजीली सीख जाओगे, हिंदी से आपका संस्कृत में अनुवाद करना भी इजीली सीख जाओगे। मतलब इसको आपको जानना बारीकी से बहुत जरूरी है। तो आज की क्लासेज में मैंने प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष के बारे में जाना, उसका क्या क्या मीनिंग होता है उसके बारे में जाना। फिर आपका ये जो लकार है, सबसे महत्वपूर्ण भाग संस्कृत का यदि होता है तो वो यही होता है आपका 5 रूप। ठीक है, तो अगली क्लासेज में जब मैं आऊंगा तो यहीं से मैं स्टार्ट करूंगा आपका लट लकार। पहले बताऊंगा कि कौन कौन सा रूप होता है, कैसे इसको लिखेंगे, और कुछ क्रियाओं का अर्थ, संस्कृत अर्थ वो भी मैं बताऊंगा। जैसे खेलना का क्रीड होता है, दौड़ना का धाव होता है, आपका टहलना का आपका भ्रम हो जाता है, फिर आपका बहुत सारा पढ़ना का पठ होता है, फिर आपका लिखना का लिख हो जाता है, जाना का गच्छ होता है, आना का आगच्छ होता है, कूदना का कुर्द हो जाता है, होना का भव हो जाता है। तो बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं जिसका संस्कृत मीनिंग जानना आपके लिए जरूरी होता है। तो अगली क्लासेज में उसको भी बता दूंगा। फिलहाल आज की क्लास में यहीं तक रखता हूं। अगले क्लास में फिर से मिलेंगे आपके साथ एक नए ऊर्जा के साथ। बिल्कुल अपने आप को सकारात्मक रखना है और संस्कृत को कभी भी आप अपने से अलग मत समझो। ठीक है, तो चलते हैं, फिर से मिलते हैं नए क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो और वेदू और की स्मार्ट दुनिया के साथ जुड़े रहो। धन्यवाद।